अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सोहरवर्दी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने लाहौर और कराची में ताजरों और बड़े बिजनेसमैन से मुलाकात की है। इसमें मुल्क की मईशत, गिरती मईशत, बुरे माशी हालात के हवाले से बातचीत हुई है और इस मुलाकात की बहुत सी ख़बरें भी बाहर सामने आई हैं कि क्या बात हुई, क्या बात नहीं हुई, क्या पैगाम था बिजनेसमैन के लिए। बहरहाल उस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इस मुलाकात के बाद आज पहला काम का दिन था। स्टॉक एक्सचेंज 400 पॉइंट ऊपर गई, डॉलर भी थोड़ा नीचे आया। तो कोई आसिम मुनीर साहब की मुलाकातों का नतीजा है कि जो स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल निगरान हुकूमत आने के बाद गिर रही थी वो यकदम आज 400 पॉइंट ऊपर गई है। फिर डॉलर को भी कुछ ब्रेक लगी है, अगर ज़्यादा नीचे नहीं आया तो ब्रेक तो लगी, वरना हम रोज़ डॉलर ऊपर जाता देख रहे थे। इस मुलाकात में क्या बातें हुई, इस पर ज़रूर बात करेंगे। हमारे पास क्या मुसद्दका और गैर मुसद्दका इत्तलात हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर अहमद ख़ान साहब और अंबर शमसी। मैं दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। आमिर ख़ान साहब, कुछ कराची में हुई हैं मुलाकातें, कुछ लाहौर में हुई हैं। आप कराची वाले के हवाले से कुछ बताएँगे? देखिए जी, जो थोड़ी बहुत ख़बरें आ रही हैं उसके अंदर ये एक तरह से ये रीअश्योरेंस वाली मुलाकातें हैं जिसमें आर्मी चीफ जो है उन्होंने बजाते ख़ुद ज़रूरी समझा है कि पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात करें। वो लाहौर में भी उन्होंने की, कराची में भी की, और उनको रीअश्योर करें कि नहीं जी, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि कंसिडर की जा रही हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हुकूमत की जानिब से कंसिडर की जा रही हैं, क्योंकि अगर हुकूमत की जानिब से की जाती की कंसिडरेशन में होती तो फिर तो वज़ीर आज़म साहब से हम इस तरह की सुनते या वज़ीर ख़जाना से इस तरह की बातें सुनते। लेकिन रियासत की तरफ से कि रियासत की तरफ से बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की जा रही हैं, जिसमें से प्रायोरिटी जो है जी वो लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेकर आना है, और ये जो जिसको डॉलराइजेशन ऑफ पाकिस्तानी इकॉनमी कहा जा रहा है उसका किसी न किसी तरह से सद्देबाब करना है। अब क्या इसके बारे में कोई बाकायदा बयान जारी नहीं होते? जो हमने लाहौर वाली मुलाकात में भी देखा कि ज़्यादातर हमें जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो चीफ हैं उन्हीं की तजावीज़ जो हैं वो सामने आई हैं, जिनके अंदर कोई ऐसी चौंका देने वाली बात नहीं थी जिसके ऊपर तबसरा किया जा सके। लेकिन यहाँ देखें, एक चीज़ जो कि थोड़ी सी जिसका जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ वो ये है मुज़म्मिल भाई कि आर्मी चीफ जो है उनको बिज़नेसमैनों से अगर मुलाकातें करनी पड़ें, उनको पाकिस्तान के कारोबारी तबके से अगर मुलाकातें करनी पड़ें, वो भी एक ऐसे माहौल में जब मईशत के सूरत हाल के ऊपर बाकायदा, खा वो आम आदमी हो या वो कारोबारी तबका हो, वो बाकायदा घबराया हुआ है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई वैक्यूम है। जिन लोगों को ये बातें करनी चाहिए, जिन लोगों को बिज़नेस कम्युनिटी को या आवाम को तसल्लियाँ देनी चाहिए, वो खामोश हैं। हम अपनी सियासी जमातों को अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा यही बयान आता है ना उनका कि नवाज शरीफ साहब आके सब कुछ ठीक कर देंगे, वो सब कुछ संभाल लेंगे। पीपल्स पार्टी का अगर हम देखें तो उनकी तरफ से वो यही आती है बात कि जी अगले वज़ीर आज़म जो हैं वो बिलावल भुट्टो होंगे। PTI तो वो तो सिर्फ अपनी जो उसके ऊपर जो गुजर रही है बस उसी का ही वावेला करने तक महदूद है। और अगर वो कहे भी कि ये हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, तो जो उसकी अपनी कारकर्दगी थी, जो अपनी परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल यहाँ पर बुनियादी वजह थी वो कि आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं, तो मेरा ख्याल है उसके पास भी कुछ कहने को नहीं है। नई जो दो पार्टियाँ बनी हैं उनका भी इस माशी सूरत हाल के बारे में कुछ नहीं कहना। तो ये जब इस तरह की वैक्यूम क्रिएट हो जाती है, किसी न किसी को उसके अंदर आना पड़ता है। हम बहुत कहते हैं पाकिस्तान के अंदर कि जी फ़ौज की जो बेजा मुदाखलत है सियासी मामलात में, उनका बेजा कंट्रोल है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, और ये जो है ये ना जमहूरियत के लिए अच्छी है ना ये रियासत के लिए अच्छी है। लेकिन जब हर कोई हट जाए ना जी, तो आप आवाम को की तरफ ये जो सन्नाटा है ना ये नहीं रख सकते। उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उसका कोई ना कोई उसको आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। और मेरा ख्याल है अपने तौर पे आर्मी चीफ यही कर रहे हैं। एग्जैक्ट क्या उन्होंने कहा, क्या तजावीज़ हुई, क्या बातें हुई, क्या डिस्कस हुआ, ये सारा वो अभी तक उसकी कोई ऑथेंटिक डिटेल नहीं है। इधर उधर से सुनी सुनाई बातें हम तक पता चल रही हैं। लेकिन ये जो उनका जेस्चर है
कि वो ख़ुद कारोबारी कम्युनिटी से मिले हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ इस इंस्टेंस में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़ौज की कोई मुदाखलत नहीं होती या सियासत में नहीं होती या उनकी मईशत के ऊपर जो है वो अपनी मर्ज़ी नहीं चलाते हैं, लेकिन इस इंस्टेंस के अंदर मैं समझता हूँ इसकी बड़ी वजह वो सन्नाटा है जो हमें सियासी जमातों की तरफ से जिसका सामना है हमें। अंबर, आप बात कर लें, फिर मैं आमिर साहब को बात तो मैं उसके जवाब में करना चाहता हूँ, लेकिन पहले आप बात कर लें, फिर मैं आमिर साहब से बात करूँ। ठीक है। मेरे ख्याल में कि आमिर साहब का एक नुक्ता दुरुस्त है कि इस वक्त जो सन्नाटा है, यानी कि इस वक्त एतमाद की ज़रूरत है। हर तरफ से जो एतमाद है कि मुस्तक़बिल में क्या होगा, डॉलर कहाँ जा रहा है, बिजली की कीमतें कहाँ जा रही हैं, पेट्रोल की कीमतें कहाँ जा रही है, महंगाई कहाँ जा रही है, उस पर कोई जामे या वाज़े पैगाम इस वक्त तो निगरान हुकूमत है और उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, चाहे वज़ीर ख़जाना हो डॉक्टर शमशाद या आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो मुर्तज़ा सुलंगी साहब, किसी ना किसी को तो काबीना की नुमाइंदगी करनी है, वज़ारत ख़जाना की नुमाइंदगी करनी है, कहीं तो एतमाद बहाल करना है कि अगर ये वक्त इस वक्त दौर मुश्किल है, ये क्यों है और फिर आगे क्या कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर मैं कहूँगी निगरान हुकूमत की तरफ से उनका महज यही काम होता है कि नई पॉलिसीज़ तो नहीं बना सकते। हमने बिजली के बिलों के हवाले से देख लिया कि आखिर उन्होंने जब कोशिश की तो उनको वही मुश्किलात का सामना या वही ऑब्स्टिकल्स अपनी ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से उसका सामना करना पड़ा, जो हम कह रहे थे कि एक महदूद उनके पास इख्तियारात होते हैं, तो वो नहीं हो रहा। खामोशी थी, बिल्कुल सही। लेकिन दूसरी तरफ मैं कहूँगी कि आमिर साहब ये एक तसलसल भी तो है। इससे पहले भी सिर्फ जनरल आसिम मुनीर नहीं, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी मुलाकातें करते थे बिज़नेस कम्युनिटी के साथ। बिज़नेस कम्युनिटी उनके पास जाती थी जब भी उनको कुछ चाहिए होता था। तो मैं कहूँगी कि ये पॉलिसी कंटिन्यूटी ही है और इससे आपको ये भी ज़ाहिर होता है कि मुस्तकिल हुकूमत कौन सी है, ताकत में कौन है। ये वैक्यूम में सिर्फ नहीं हो रहा क्योंकि इस वक्त निगरान हुकूमत मीडिया मैनेजमेंट या लोगों को उनकी यकीन दहानी नहीं करवा पा रही। मुझे तो यही नज़र आ रहा है। और तीसरा मैं कहूँगी कि इस वक्त क्योंकि मईशत के हवाले से जो इस वक्त जो मनसूबाबंदी की गई थी पीडीएम की हुकूमत में आखिरी दौर में, और वो ख़ास तौर पे चाहे मिनरल्स के हवाले से हो, माइनिंग के हवाले से हो या SIFC हो, उसके भी ज़ाहिर तसलसल रखना है। ये लग रहा है कि रियासत ने फ़ैसला कर लिया है कि अगर इन्वेस्टमेंट लानी है, और वो ख़ास तौर पे जो SIFC है ये मिडल ईस्ट की तरफ से इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना चाह रही है वन शॉप विंडो के तहत। मिनरल्स और माइनिंग्स वहाँ बहुत ज़ाहिर लुक्रेटिव डील्स भी होती हैं, इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी भी हो सकती है, तो उसको भी ज़ाहिर है उसके तसलसल के लिए भी आर्मी चीफ का, क्योंकि ये मंसूबा बहुत क्लोजली इन्वॉल्व भी रहे, बहुत मुशावरत भी हुई जब ये पॉलिसीज़ और ये पेश की गई, तो फिर ये उसकी भी कंटिन्यूटी मुझे नज़र आ रही है। बाकी मैं कहूँगी कि ज़ाहिर है काम सियासी जमातों का ही होता है, लेकिन सियासी जमातें इस वक्त इक़्तिदार में नहीं हैं। मुझे याद है कुछ मेरे ख्याल में पीडीएम हुकूमत की जाने से पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने भी यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मुलाकात की थी। ये तो एक मिसाल है। दूसरी तरफ जहाँ पाकिस्तान मुस्बिक नवाज़ का सवाल है तो नवाज शरीफ साहब तो लंदन में हैं, शहबाज शरीफ साहब का काम होना चाहिए, वो सदर हैं। या अगर हम सेकंड ईयर की बात करें तो फिर एहसन इकबाल हो गए वगैरह वगैरह। मरियम नवाज़ अगर आगे पेश होना चाहती हैं और वो एक दूसरा अपना चेहरा दिखाना चाहती हैं पॉलिसी के हवाले से, तो वो भी कर सकती हैं। ठीक है, वो नहीं कर रहे, लेकिन वो इक़्तिदार में नहीं है। उनका क्या काम होगा इंतखाबात से कबल? उनका काम यही होगा कि वो एक इकनॉमिक प्लान जारी करें कि ये हालात हैं, एक मैनिफेस्टो है और ये हम इसके साथ हमारी ये पॉलिसीज़ है जिसके तहत हम ये रोक सकेंगे ये जो ब्लीडिंग हो रही है। तो मैं कहूँगी कि तसलसल है, वैक्यूम नहीं। ठीक है, देखें आमिर साहब ने जो पॉइंट लिया वो तो ये था कि और ये कि हुकूमत बहुत खामोश है और नज़र नहीं आ रही, तो फिर ऐसे में आर्मी चीफ़ को मुलाकात करनी पड़ी। और लेकिन मैं समझता हूँ कि अंबर वाली बात ठीक है कि जब इमरान खान की मजबूत तरीन हुकूमत पाकिस्तान में थी तो जनरल बाजवा क्यों करते थे, और इवन नवाज़ शरीफ दौर से ये सिलसिला शुरू हो गया था और राहील शरीफ भी मिलते थे और उसके बाद जो हैं मैं उससे भी पीछे जाऊँ तो कियानी साहब की मुलाकातें भी रिकॉर्ड पर हैं बिज़नेस कम्युनिटी के साथ, जब आसिफ यूसुफ रज़ा गिलानी वगैरह हैं।
तो ये हमारे बिजनेसमैन ने एक विंडो खोली हुई है कि जब उन्होंने पॉलिटिकल गवर्नमेंट की कोई शिकायत लगानी होती है तो वो जाके आर्मी चीफ का दरवाज़ा खटखटाते हैं कि जी ये बात हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं मान रही है। तो ये एक अब कोई नई चीज़ तो हुई नहीं है जिस पर हम बड़ी हैरानगी का इजहार करें कि ये बड़ा ही नया काम हो गया है और इसका सारा मलबा निगरान हुकूमत पर डाल दें कि इनकी वजह से ये हो गया, वरना ऐसा तो पाकिस्तान में होता नहीं था। मजबूत, मुंतखब और मैंडेट वाली हुकूमतों के दौर में भी ये होता रहा है, तो ये एक तसलसल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन जो टॉकिंग पॉइंट्स मेरे तक पहुँचे हैं इसमें, वो सबसे बड़ा मसला तो जो आमिर साहब ने डॉलराइजेशन की बात की कि डॉलर की तो आर्मी चीफ का सख्त मैसेज था कि जो लोग डॉलर स्टॉक कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हम क्रैकडाउन करेंगे, और मैं आप लोगों को पहले बताना चाहता हूँ कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो डॉलर का स्टॉक है, फिर उसमें स्मगलिंग की बात हुई कि जी डॉलर की तो कीमत स्मगलिंग की वजह से बढ़ती है, तो उन्होंने कहा कि हम स्मगलिंग अफ़गानिस्तान में डॉलर की बिल्कुल बंद कर देंगे, ईरानियन ऑयल की स्मगलिंग बिल्कुल बंद कर देंगे, आप बेफिक्र रहें, ये डॉलराइजेशन की ये लेम एक्सक्यूज़ भी ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो एक तो बड़ा फोकस था उसमें डॉलर की कीमत पर और इस पर कि बिज़नेस कम्युनिटी क्या कर रही है और डॉलर क्यों रोज़ बढ़ रहा है और उसकी वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे भी बहुत बात हुई और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी पाकिस्तान में और कोई इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। उसके साथ साथ उन्होंने कहा जो लॉस एसओईज हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़, लॉस में उनकी प्राइवेटाइजेशन तेज़ की जाएगी और स्टेट का बोझ उनसे ख़त्म किया जाएगा, और करप्शन के ख़िलाफ़ ड्राइव है, और अरब इन्वेस्टमेंट की बात है वो अंबर ने कर दी है 70 बिलियन की। तो कुछ इस तनाजुर में गुफ्तगू के जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो हम तक जो पहुँचे वो मैंने कहा आपसे शेयर कर लें। लेकिन बहरहाल ये कोई नई बात नहीं है। जब हुकूमतें बहुत मुस्तहकम थीं और ये भी समझा जा रहा था कि वो अगले 5 साल भी यही हुकूमत होगी, तब भी बिजनेसमैन आर्मी चीफ को ही मिलना प्रेफर करते थे प्राइम मिनिस्टर की बजाय या फाइनेंस मिनिस्टर की बजाय, और इसका माइंडसेट आप समझ। आई एग्री विद यू। नहीं मुज़म्मिल, आई एग्री विद यू। आई एम ग्लैड यू एग्री विद मी। नहीं, एक बड़ा गैर मामूली दिन है कि मुज़म्मिल और मेरा इत्तेफाक है। नहीं अंबर, मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हम ये काकड़ साहब और मुर्जा सुलंगी पर इसकी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, ना शमशाद अख्तर पे। नहीं देखें, बात सुने, क्यों नहीं डाल सकते हैं हम ये बात। हाँ, हम बात तसलसल की कर रहे हैं ना मुज़म्मिल, तो ये तसलसल गलत है। अगर वो पहले अगर कियानी साहब के दौर में होता था गलत होता था, कमर राइल शरीफ के दौर में होता था गलत होता, कमर जावेद बाजवा के दौर में होता था गलत होता, अब अगर आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं तो ये काम गलत है। तो ये इसको सिर्फ एक तसलसल कह के तो उसको कबूल कर लेना जो है ये सियासत नहीं है। सियासत है पुश बैक करना। और पुश बैक आप कैसे करते हैं कि जब आपके मुआशरे के अंदर बहस की कोई जगह बनती है, कोई ऐसा नुक्ता उठता है जिसके ऊपर अवाम जो हैं उनको चाहिए, कोई रहनुमाई चाहिए, उनको कोई इशारा चाहिए, उनको कोई तसल्ली चाहिए अपने हुक्मरानों से, तो अगर आपकी सियासी जमातें पीछे हट जाती हैं, और सियासी जमातें मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फिर निगरान हुकूमत नहीं कह रहा हूँ, निगरान हुकूमत के पास सिर्फ इंतज़ामी इख्तियार है। निगरान हुकूमत की बात का ना तो लोगों की जड़ों से कोई ताल्लुक है, ना उनका लोगों के अंदर कोई मकाम है। ये और सियासी जमातों का रोल उस वक्त नहीं शुरू होता जब वो हुकूमत में आती हैं। असल सियासी जमातें वो होती हैं जो 10-10 साल भी हुकूमत से बाहर रहकर सियासी जमातें ही रहती हैं। नवाज शरीफ साहब कितना अरसा मुल्क से बाहर रहे हैं, उनको नहीं आने दिया जा रहा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप थी। क्या उनकी सियासत ख़त्म हो गई थी इस दौरान में? पीपल्स पार्टी जो है वो 10 साल उसने गुजारे हैं अताब में जनरल ज़ियाउल हक के, क्या उनकी सियासत उस वक्त ख़त्म हो गई थी? आप जब अपनी सियासत ख़त्म कर देते हैं ना, तो फिर ये उनकी मजबूरी बन जाती है। मैं कहता हूँ हमेशा फ़ौज ने मुदाखलत की है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस वक्त जो है, इस वक्त आसिम मुनीर का आर्मी चीफ का सामने आके बिजनेसमैनों से इंटरेक्ट करना, बिजनेसमैन तो देखें वो हमारा तबका है जो अपने आप को बचाने के लिए, अगर मुज़म्मिल साहब उनकी आपसे बचत होती है वो आपके पास दौड़े चले जाएंगे, मेरे से बचत होती है मेरे पास, अंबर से बचत होती है वो अंबर के पास चले जाएंगे। लेकिन अगर आप जगह छोड़ेंगे ऐसी जिसके अंदर उनके पास बहाना मिल जाएगा उनको कि आके सामने आएँ और अपनी बात करें, तो फिर तो वो आएंगे।
ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ये सियासी जमातों के ऊपर है। इस वक्त लोगों की जो के दिलों में जो खौफ बैठा हुआ है अपनी मईशत के हवाले से, वो सारी की सारी जिम्मेदारी सियासी जमातों की है। अगर वो कहते हैं कि हाँ ये इसकी वजह फ़ौज है या ये फ़ौज की गलत पॉलिसियों की वजह से हमारी ये हालत हुई है, तो खुल के कहें, घबराते क्यों हैं, डरते हैं किस बात से। लेकिन जब वो चुप कर जाते हैं ना, तो फिर हर किसी को खुली छुट्टी मिल जाती है। कि मैं सिर्फ ये बात कर रहा था, मैं इसको तसल्सल नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि आपने कुछ जगह दी है। जी आमिर साहब। जी अंबर। जी अंबर। मैं इस पे इत्तेफाक नहीं करती, क्योंकि अगर इस वक्त कुछ ये जमातें हो जी हुकूमत में होती तो फिर भी समझ आती कि ये खला क्यों छोड़ी। आपको याद होगा मुजम्मिल ने हमें याद दिलाया कि ये कयानी, राहील शरीफ, इन सब के अदवार में शुरू हो चुका था। लेकिन आप देखें कि जब इमरान खान, मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब के दौर में जब चीन के हवाले से और सीपेक के हवाले से करप्शन के इल्ज़ामात, जो मुआहदे थे उन पर नज़रसानी करने के हवाले से बात हुई थी, तो फिर जो आर्मी चीफ है वो फिर चीन गए थे। उन्होंने भी वहाँ भी तसल्ली दी, यकीन दहानी दिलाई। उस वक्त भी हम ये कह सकते हैं कि ये सियासी हुकूमत है, इन्होंने गलती की। एक बहुत अहम हमारा रिश्ता है, ताल्लुक़ है, सरमायाकारी है चीन की तरफ से। तो ये क्या वजह है कि सियासी हुकूमत के बजाय आर्मी चीफ जो हैं वो चीन के साथ ताल्लुकात पे मरम पट्टी कुछ करने गए हैं। तो फिर ये तो वही बात हुई ना, उस वक्त सियासी हुकूमत थी, उनका हक था कि अगर वो कुछ नज़रसानी करना चाहते, कुछ बात करते, तो ये तो उनकी हुकूमत थी, मैंडेट उनके पास था। यहाँ मैं कहूँगी कि इस वक्त तो कोई सियासी हुकूमत नहीं है, मगर इस वक्त नहीं है, राइट। और इस वक्त अगर हालात बुरे हैं तो इस वक्त क्या यकीन दहानी कर सकती है कोई भी सियासी जमात? वो कहेगी कि हम इलेक्ट होकर ये करेंगे। अभी तो इलेक्ट नहीं हुए, अभी तो हमें ये भी नहीं पता इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हमें इतना ही अंदाजा है कि शायद जनवरी फरवरी में हो रहे हैं, और वो भी स्पेकुलेशन है। ठीक है, मुझे ब्रेक भी लेनी है आमिर साहब। देखें, बात यह है कि हालात तो ख़राब हैं पाकिस्तान के माशी तौर पर, और ख़राब माशी हालात में नहीं अब जो ख़राब माशी हालात हैं उसमें फ़ायर फाइटिंग तो की जाती है। आइडियलिज़म की तरफ नहीं जाया जा सकता, फ़ायर फाइटिंग की तरफ जाया जा सकता है। आप कहें कि जी सूरत हाल को उस तरह डील किया जाए जैसे आइडियलिज़म में किया जाता है, जो बिल्कुल आइडियल हालात में किया जाए, तो वैसे तो डील नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ़ायर फाइटिंग के हालात हैं। रोज़ाना डॉलर गिर रहा था और एक पाकिस्तान में माशियत में इस्तेकाम हमें नज़र आ रहा था। आइडियल से तो बहुत दूर ठीक है ना। तो ऐसे में अगर ताकत का एक मरकज़ जो है वो आर्मी चीफ नज़र आता है, तो आप कहें कि जी उसको नहीं करना चाहिए, वो भी घर बैठा रहे और उसको ये सारी तबाही और तमाशा देखना चाहिए था। उसने क्यों ये इंटरवेंशन की कि इस वक्त जो वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तज्ज़िया में एक बार फिर खुश आमदीद। ये माशी बदहाली का जिक्र हो रहा था, मुख्तलिफ आरा आपके सामने आई, लेकिन माशी बदहाली के साथ साथ आजकल पाकिस्तान में अदालतों का और मुकदमों का मौसम भी है। मानसून की बारिशें तो शायद थम गई हैं, लेकिन ये गिरफ्तारियों के बाद ज़मानतें, फिर रिहाइयाँ और फिर दोबारा गिरफ्तारियाँ, ये बारिशें अभी तक जारी हैं। बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का मौसम है। कभी FIR दर्ज होती है तो मुकदमा नहीं चलता, और किसी मुकदमे में अगर ज़मानत हो तो रिहाई नहीं होती। किसी की रिहाई हो भी जाए तो फिर फ़ौरन दोबारा गिरफ्तारी हो जाती है उसकी। आज चौधरी परवेज़ इलाही, पंजाब के साबिक़ चीफ मिनिस्टर, उनका मामला सबके सामने है। कल हाई कोर्ट ने कहा था कि बस बहुत हो गई, इन्हें रिहा किया जाए और किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। थोड़ी देर के लिए रिहा हुए, फिर गिरफ्तार हुए, अटक जेल जा पहुँचे। आज उन्हें पिम्स ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। लेकिन इसी दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ी बरहमी का इजहार करते हुए एक तो इस्लामाबाद के IG को तौहीन अदालत का नोटिस भेजा, और साथ ही उन्होंने अटक के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को बेलिफ मुकर्रर करते हुए कहा कि वो कल बाजियाब करेंगे चौधरी परवेज़ को अटक जेल से और अदालत के सामने पेश करेंगे। इसी दौरान हमने स्पेन में मुकीम उनके बेटे मुनिस इलाही की एक ट्वीट देखी, जिनमें कहा गया कि मेरे वालिद को पिम्स से तो आज दोपहर 1 बजे फारिग कर दिया गया था, लेकिन उसके 3.5 घंटे बाद भी वो अटक जेल वापस नहीं पहुंचे, जबकि रास्ता तो घंटे भर का है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सुना
कि परवेज़ इलाही का केस अब कल की कॉज लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा। जिन जज साहब ने ये हुक्म अहकाम जारी किए थे वो शायद काफ़ी अरसे के लिए अब मुल्तान बेंच में केसेस के अंदर मसरूफ़ रहें और ये मुकदमा सुन ना पाएँ। तो अंबर मैं आपसे ही शुरू करता हूँ, ये जो अदालत चौधरी परवेज़ इलाही और पुलिस के बीच में आँख मचोली है, अगर तो ये PDM हुकूमत के दौरान होती तो फिर भी शायद कुछ समझ में आती थी, लेकिन केयर टेकर्स के दौरान अदालती अहकाम के साथ ये सलूक, ये कोई बात समझ में नहीं आ रही। क्या कहती हैं आप? आमिर साहब, ये आपने मासूमाना लगता है सवाल पूछा है, क्योंकि बात वही है कि इसमें कोई शक नहीं है कि PDM की हुकूमत जब थी तो ये जितने मुकदमे, मैं बहुत मासूम हूँ इन मामलों के अंदर जितने मुकदमात थे, जितने जो पैटर्न हम बार बार उसका जिक्र करते हैं, वो PDM की हुकूमत में ही नजर आ रहा था। लेकिन जब उनकी हुकूमत गई और वो पैटर्न कंटिन्यू कर रहा है, हम तसलसल की बात कर रहे थे पिछले सेगमेंट में, मैं बात कर रही थी, तो उसका तसलसल है और उससे यही जाहिर होता है कि ये काम, ये पैटर्न, ये ख़ास जो वो लोग जो रियासत की इस वक्त बैड बुक्स में हैं, उनके ख़िलाफ़ इस किस्म का जो तरीक़ाकार है, आँख मिचोली जो है, वो कंटिन्यू कर रही है। और ये पॉलिसी उन्हीं की है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, रियासत है, मुस्तकिल हुकूमत है, जिसको आप जो मर्ज़ी आप कहना चाहें। मैं कहूँगी अफसोसनाक बात भी है, क्योंकि ये सिर्फ एक परवेज़ इलाही की बात नहीं है। परवेज़ इलाही साहब अभी जो केस है उसमें अगर आप देखें, उनको सेक्शन 3 MPO के तहत उनको ले जाया गया था, जब उनके रिहाई का हुक्म भी उनके हक में दिया गया था, और वो निकल पड़े थे कि उनको फिर इस्लामाबाद पुलिस ने पकड़ के वो अटक जेल में उनको डाल दिया। अब सवाल ये है कि परवेज़ इलाही जो अब 3 माह उनको शायद गुजर चुके हैं हिरासत में, लाहौर में थे, इस्लामाबाद में उन्होंने क्या पब्लिक ऑर्डर के ख़िलाफ़ किया होगा जिसकी वजह से उनको पकड़ना ज़रूरी था। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि अगर आप देखें कि 9 मई के जो वाक़यात थे, उस वक्त भी परवेज़ इलाही साहब क्या कर सकते थे। अगर हम 9 मई को रेड लाइन समझें, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं या लीडर्स हैं, या जो इमरान खान साहब के अभी तक है, परवेज़ इलाही साहब तो हमेशा मफाहमत की बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री के हवाले से हमेशा उनका नरम ज़ाहिर गोशा रहा है, क्रिएशन भी उनकी पार्टी की रही है। तो फिर ये महज जब इस किस्म का पैटर्न आपको नज़र आता तो महज ये इंतकाम फिर लगता है। और ये सिर्फ, जैसे मैंने कहा, परवेज़ इलाही तो नहीं है ना, ये पैटर्न पहले भी नज़र आ रहा है। ये शहरियार अफरीदी का केस आप देख लें, उस वक्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया था, मेरे ख्याल में, शायद मे बी रॉन्ग, बट वहाँ भी कुछ ऐसा ही केस था। ईमान मज़ारी का केस देख लें, इस वक्त भी जो उनको बेल मिली है, ये कहा गया कि अगर उनको दोबारा किसी नए केस के तहत गिरफ्तार किया जाए तो हमें प्लीज़ ज़रा बता दें, क्योंकि हम भी अहकाम जारी कर रहे हैं। तो एक तरफ आपको जो लोअर कोर्ट्स स्पेशली हैं वो नज़र आ रहे हैं कि वो रेजिस्ट कर रही हैं इस किस्म का पैटर्न, और दूसरी तरफ आपको नज़र आ रहा है कि उसको रेजिस्ट करना इतना आसान नहीं है। राइट। सो अंबर, एक दफ़ा फिर आपने तसलसल की बात की, आर्मी चीफ की कारोबारी हजरात से मुलाकात को भी आपने तसलसल कहा। उस वक्त मुजम्मिल आपने अंबर से एग्री किया था, अब भी इत्तफाक करते हैं अंबर से? देखिए, मेरा इस पे एक और व्यू है। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है ना, वो यकसान निज़ाम इंसाफ पर है। यहाँ किसी को किसी पर, अमीर को गरीब पर, मकबूल को गैर मकबूल पर, जालिम को मज़लूम पर कोई तरजीह हासिल नहीं है। अगर तो जो इंसाफ शहरियार अफरीदी और उनको परवेज़ इलाही को दिया जा रहा है, ये पाकिस्तान के आम शहरी को भी दिया जा रहा है, तो मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं है। और अगर ये एक जमात और एक ख़ास सोच रखने वालों के लिए अदलिया का ये झुकाव है, तो मुझे इस पर एतराज़ है। क्योंकि फिर अगर एक आम आदमी की पिटिशन पर उसको 10 मुकदमात में इकट्ठे बेल आप दे रहे हैं, तो आप परवेज़ इलाही और शहरियार अफरीदी को भी दे दें। आप एक कानून बना दें अदालतें कि जी आप एक एप्लीकेशन लाएंगे, उसमें आपको तमाम मुकदमात में इकट्ठे ज़मानत मिलेगी। मराजदीन, सराजदीन, अब्दुल मेमन, पूरे मुल्क में यकसा कानून होना चाहिए, सबको एक ही दरख्वास्त पर ज़मानत मिलनी चाहिए। मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, चाहे परवेज़ इलाही को भी मिल जाए। लेकिन अगर सिर्फ ये कानून आप परवेज़ इलाही के लिए बनाएंगे तो मुझे एतराज़ होगा कि स्पेशल ट्रीटमेंट कोर्ट्स क्यों कर रही हैं। कोर्ट्स का नहीं काम कि वो किसी के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट करें।
यहाँ लोगों के ऊपर 20 मुकदमात होते हैं, उन्हें अलग अलग मुकदमात में ज़मानतें लेने के लिए कहा जाता है। इनको एक ही पिटीशन में ज़मानत क्यों दी जाती है? ये ख़ास लाडले हैं अदालतों के। मतलब ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। मेरे लिए तो ये हुक्म नहीं जारी होता कि आइंदा पुलिस इसको गिरफ्तार ना करे, बेशक इसको 10 मुकदमात में पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके लिए ये हुक्म क्यों जारी होता है? या तो पाकिस्तान के आम शहरियों के लिए भी कल से अदालतें ये हुक्म जारी करने लग जाएं कि जी उनको हमारी इजाज़त के बगैर मत पकड़ा जाए। अगर किसी को 4 मुकदमात में पकड़ लिया गया है तो 5वें में पकड़ने से पहले हमसे इजाज़त ली जाए। मैं ज़रूर कहूँगा कि जी सबके लिए है तो इनके लिए भी है, लेकिन अगर किसी एक ख़ास जमात के लिए है, किसी एक ख़ास ग्रोह के लिए है अदलिया का ये झुकाव, तो मैं उस पर सवाल करूँगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर सवाल है। ठीक, इंसाफ कितना भी जायज़ हो, अगर यकसा नहीं है तो जायज़ नहीं है। ये बात आप मेरी समझें। टारगेटेड इंसाफ इंतकाम है, टारगेटेड इंसाफ जो है वो भी इंसाफ नहीं है। लिहाजा ये टारगेटेड जो इंसाफ है मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। मेरे ख्याल में यहाँ तो ये पाकिस्तान के आम शहरी को भी लाहौर हाई कोर्ट देने लग जाए। हज़ारों लोग यहाँ पुलिस की कैद में मौजूद हैं मुख्तलिफ मुकदमात में, सबकी सिंगल पटिशन पे जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब सबकी ज़मानतें ले लें, मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है। वो कहें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कि आज के बाद जो भी 2 या 3 मुकदमात में गिरफ्तार होगा हम एक कागज़ पे उसकी ज़मानत लेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ एक की लेंगे तो हम सवाल करेंगे। ठीक, क्यों? राइट मुजम्मल, मेरे साथ आप बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। जब मैं कहता हूं कि आर्मी चीफ को कारोबारी हजरात से मुलाकात नहीं करनी चाहिए तो आप कहते हैं कि आमिर साहब आइडियल सिचुएशन की बातें छोड़ें, एक्चुअल सियासत को देखें। ठीक है, कानून की बात आती है तो आप फिर एक आइडियल सिचुएशन की बात करना चाहते हैं। अंबर, आई ओनली हैव 10-15 सेकेंड्स। आप मुझे बताएं कि कोई भी जज इन सूरत हाल में और इस सियासी सूरत हाल के अंदर उस तरह से आइडियली फॉलो कर सकता है लॉ को, जो कि मुजम्मल साहब का बिल्कुल दुरुस्त ख्याल है कि होना चाहिए। 10 सेकेंड्स। अब इस पे मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? उनके ज़ाहिर है लॉयर्स होते हैं, मजबूत होते हैं, पिटिशन लेकर जाते हैं। आम शख्स के पास शायद वो वकला नहीं है या लीगल टीम नहीं है जो बार बार चैलेंज करे। Right. Okay. So we will take that consideration again. अब हाँ, मैं ही नहीं हूँ अकेला जी, वो भी बड़ी मासूम है इस मामले के अंदर। So let's agree on that. और अब हम एक ब्रेक लेते हैं। एक और मौजू है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन वो आपसे थोड़ी देर बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद मुजम्मिल साहब और आमिर साहब। अब हम कुछ मीठी बातें करेंगे लेकिन आवाम के लिए कुछ कड़वी हैं, क्योंकि चीनी की कीमतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आटे और दूध से भी तजावुज़ कर चुकी हैं। उसकी बुनियादी वजह हाल ही में पता चली है, वो ये है कि जाने वाली हुकूमत यानी कि जो PDM की हुकूमत है उसने एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, जिसकी वजह से शॉर्टेज हो गई और फिर उसके बाद चीनी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। तो मुजम्मिल साहब और आमिर साहब, पहले तो मुजम्मिल मैं आपसे पूछूंगी, 2-2 मिनट है आपके पास। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कहना है कि ये जो फैसला चीनी को एक्सपोर्ट करने का लिया गया था, ये वजारत तिजारत ने लिया था और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास था, यानी कि ये हम जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके हर फैसले की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। दूसरी तरफ नवीद कमर साहब जो साबिक वजीर तिजारत है, उनका कहना है कि ये तो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का फैसला था, काबीना का फैसला था, तो ये तो यानी कि सबका फैसला था, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। हमने पिछले सेगमेंट में तसलसल की बात की थी। एक बार फिर 2020 के बाद चीनी का बहरान आ गया है। आपसे सवाल है मुजम्मिल साहब, ये फिर किसकी जिम्मेदारी थी? देखिए, बात यह है कि आप फिर कहेंगी कि मैं जो है ना बात गलत करता हूँ। और ये देखें, हुकूमत ने चीनी की कीमत 90 रुपये मुकर्रर नहीं, कभी नहीं कहा। तो हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया कि हुकूमत के पास चीनी की कीमत मुकर्रर करने का कोई इख्तियार नहीं और मार्केट चीनी की कीमत मुकर्रर करेगी, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। अब आज मसला ये है कि वो स्टे जो है वो पिछले 4-5 माह से चीनी माफिया के हाथ में है कि हुकूमत चीनी की कीमत मुकर्रर नहीं कर सकती।
नतीजतन होल्डिंग भी हो रही है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो रही है, चीनी माफिया अपना काम भी कर रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि जब हुकूमतें काम करने की कोशिश करती हैं तो फिर ये अदालतें क्यों कहती हैं कि हुकूमतें काम ना करें। ये आटा, चीनी, घी जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, डेली कमोडिटीज़ ऑफ लाइफ, इनकी कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार हुकूमत के पास क्यों नहीं है। अब जब हुकूमत ने 90 रुपये चीनी की कीमत मुकर्रर कर दी और कहा कि पाकिस्तान में 90 रुपये से महंगी किलो चीनी नहीं बिक सकती, तो चीनी सारे जो शुगर माफिया हैं, मिलों के मालकान, ये अदालत चले गए और उन्होंने कहा देखें जी हुकूमत ने बड़ा जुल्म कर दिया है, चीनी की कीमत 90 रुपये मुकर्रर कर दी है और ये हम पर बड़ा जुल्म है, हम ये कीमत तो मार्केट डिटरमिन करेगी, ये क्यों करते हैं। नतीजतन हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल हुकूमत कौन होती है चीनी की कीमत मुकर्रर करने वाली, स्टे दे दिया। आज स्टे मौजूद है और मैं 300 रुपये किलो चीनी ले रहा हूँ। अब आप मुझे कहेंगी मैं PDM गवर्नमेंट को बुरा कहूँ, PTI गवर्नमेंट को बुरा कहूँ या मैं मौजूदा निगरान हुकूमत को बुरा कहूँ, मैं नहीं कह सकता। मैं उस स्टे ऑर्डर को बुरा कहूँगा जिसकी वजह से आज जो है हुकूमतें काम नहीं कर पा रही। सूबाई हुकूमतों के हाथ में रुकावट है कि वो महंगी चीनी बेचने वाले को रोक नहीं सकते, क्योंकि अदालत का कहना है कि हुकूमत का काम नहीं है चीनी की कीमत को मुकर्रर करना। मेरे ख्याल में ये हुकूमत का काम है, अदालत का काम नहीं है हुकूमत को काम करने से रोकना। इसलिए अगर कल स्टे ऑर्डर ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान में चीनी की ये कीमतों का जो बहरान है ये भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं, मैं बुरा और ये परवेज़ इलाही की रिहाई से ज़्यादा ज़रूरी काम है। वैसे मैं आपको बता दूं ये परवेज़ इलाही की रिहाई से ज़्यादा ज़रूरी काम है अगर हाई कोर्ट करना चाहे तो। मैं इसमें आपको बुरा बिल्कुल नहीं समझ रही मुजम्मिल। मैं यही कहूंगी कि आपकी राय है कि जिम्मेदारी अदालत की है, स्टे दिया हुआ है और आप नहीं समझते कि इस वक्त जो सियासी जमातें हैं या पिछली हुकूमत है जिसने एक्सपोर्ट करने का फैसला लिया था उनमें से कोई भी जिम्मेदार है। ठीक है आमिर साहब, आपकी क्या राय है, कौन जिम्मेदार है? ये बात मुझे लगता है अमर बिल्कुल वहीं पे आ गई है वापस जहाँ से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था कि एक सिंपल सा असूल जो कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उसका इतलाक़ नहीं होता है कि जिसका काम उसी को साझे। मैं मुजम्मिल के साथ एग्री करता हूँ, अदालतों का काम हुकूमत चलाना नहीं होता, चीनी, तेल, पानी की कीमतें मुकर्रर करना नहीं होता, इन्वेस्टमेंट किस प्रोजेक्ट में हो रही है किस में नहीं हो रही है उसके ऊपर अपनी राय देना या किसी हुकूमत को पाबंद करना नहीं होता। लेकिन इसके साथ साथ अंबर ये भी रखें कि ये जहन में हमें रखना चाहिए कि ये एक ओवरऑल कल्चर का हिस्सा है जिसके दो बड़े बुनियादी एस्पेक्ट्स हैं। एक ये कि हर कोई अपने काम के अलावा दूसरे काम को ज़्यादा अहमियत देता है और उसको दूसरों का काम करने का ज़्यादा शौक़ है, और उसके साथ साथ अंबर कुछ नालायकी भी है। हमारी इतनी आदत बन गई है ना कि हम हर चीज़ स्पेशली जो जहाँ पे गड़बड़ होती है वहाँ पे हम साजिश तलाश करने निकल पड़ते हैं। और ये बात दुरुस्त है, बहुत जगहों पर साजिश होती भी है, मिल भी जाती है हमें, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर काम साजिश के तहत ही होता हो। कई जगह पर नालायकी भी होती है और जहाँ ये सब कुछ इकट्ठा हो जाता है कि हर कोई किसी दूसरे का काम कर रहा है और उसके ऊपर नालायकी भी है, तो फिर जाहिर है कि जी हर चीज़ की कीमत जो है वो तो आसमान से बातें करेगी, उसको रोकने वाला ही कोई नहीं, रोकने वाला कोई नहीं है। मेरा मैं जल्दी से मौक़िफ़ बता दूं, मैं समझती हूं कि ये हुकूमत का काम भी नहीं होता कीमत का तयन करना, ये मार्केट डिटरमिन्ड ही होना चाहिए। अदालतें जब ज़ाहिर है इन केसेस को सुनती नहीं हैं तो फिर हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं। एक और जो दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त भी ये बताया गया था कि वाफिर मकदार में चीनी पाकिस्तान के पास मौजूद है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट करने का फैसला लिया गया। ये मुझे दोबारा से 2020 का जो चीनी का बहरान था, शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट थी, छापे मारे जा रहे थे, सियासी जो कायदीन थी उनके मिलों पर छापे मारे जा रहे थे, लेकिन आखिर कुछ नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि आखिर इस मामले में भी कुछ नहीं होगा। हमें भी एक कड़वा घूंट जो है हमें ही पीना पड़ेगा आवाम को। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा।